हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जर्नी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस का समराइजेशन बताया था कि कैसे पढ़ना है और इस जर्नी के दौरान हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इसके बारे में मैंने बताया था। एकेडमिक कैसे होगा, कंपटीशन कैसे होगा, तो इन दोनों के बारे में हमने चर्चा किया था। तो चलिए आज जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बेसिक और ये है हमारा यूनिट 1, ठीक है। और इस यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो इसके जो बेसिक कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड होंगे या जो स्केल्स होंगे उसके बारे में। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्राफिक्स क्या होता है और उससे बेसिक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, उसके साइज क्या होते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो उसके बारे में। और वो हम लोग क्यों देखेंगे, क्योंकि आपके एकेडमिक में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं और आपको बनाने पड़ते हैं कुछ, और आपके कंपटीशन में भी वैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कहा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि एक लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेट करता है बिटवीन इंजीनियर्स, ठीक है। जैसे आपको कोई भी कंपोनेंट बनाना होता है तो उस कंपोनेंट को बनाने के लिए आप क्या भरबली जाकर के बोलते हैं? नहीं ना, आप भरबली नहीं बोलते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास बॉटल है ना। इस बॉटल में क्या लगा हुआ है? कैप है, ये बॉटम है, हाँ। इसका शेप कैसे है? कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का है और फिर कोनिकल शेप में है। तो इसको बनाने के लिए क्या हम डायरेक्टली कहेंगे कि भाई हमको 50 mm डायामीटर का एक बॉटल बनाना है जिसका कुछ पार्ट सिलेंड्रिकल होगा इतने लेंथ तक, हाँ। मान लीजिए कि ये 200 mm है, 200 mm तक का लेंथ जो है सिलेंड्रिकल होगा, फिर 50 mm का लेंथ का जो है कोनिकल होगा। तो वो बिना देखे हमारे कहने से बना देगा क्या? नहीं, वो कुछ नहीं बना पाएगा, वो समझेगा ही नहीं, है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसका ड्राइंग देना होगा कि टॉप से कैसा दिखता है, फ्रंट से कैसा दिखता है, साइड से कैसा दिखता है, बैक से कैसा दिखता है और बॉटम से कैसा दिखता है, इसके बारे में। अब ये सारा डिटेल्स देंगे तब वो क्या करेगा, वो अपना मटेरियल सेलेक्ट करेगा, जो मटेरियल कहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो बॉटल बनाएगा। इसमें हमको बताना होगा कि इसका इंटरनल डायमीटर कितना है, एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, हाइट कितना है, ये सारी बातें हमको बतानी होंगी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक ड्राइंग के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि हम जो बोतल बनाना चाह रहे हैं, वो जो हम बनाना चाह रहे हैं, तो हम खुद तो बनाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, किसी टर्नर को देंगे, मशीनिस्ट को देंगे, और वो वर्कशॉप में क्या करेगा, लेथ मशीन पे, मिलिंग मशीन पे, हाँ, या वायर कट मशीन पे, ईडीएम पे, ठीक है, या प्रेस मशीन पर बनाएगा इसको। तो बनाने के लिए क्या चाहिए, उसको एक ड्राइंग चाहिए जो कि उसको समझ में आए। अब हम डायरेक्टली भरबली कह देंगे तो बनाएगा नहीं। यानी कि क्या हो गया कि ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है इंजीनियर्स के बीच। और क्या है कि अगर हम उसको ड्राइंग देते हैं बाबू, तो हमको बोलने का जरूरत पड़ा क्या? यानी कि नो वर्बल कम्युनिकेशन, वॉइसलेस, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। हमने ड्राइंग दिया, वो समझ गया, वो हमको बना के दे देगा। और क्या है कि हम अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमको ऐसा घर बनाना है ना। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको ड्राइंग बनाएंगे, या हमको ये पेन बनाना है, या कुछ समथिंग न्यू डिजाइन का पेन बनाना है, तो उसका हम ड्राइंग बनाएंगे थिंक करके। अपने आइडियाज को, थिंकिंग को, अपने इनोवेशंस को एक ड्राइंग के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, एक पिक्चर के थ्रू जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा। तो वही हमारा क्या है, लैंग्वेज है। क्या है? वही हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे हर एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी का व्याकरण होता है, इंग्लिश का ग्रामर होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हो ग्रामर, हिंदी में व्याकरण बोलते हो, ठीक उसी तरीके से इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। समझ रहे हो बात? तो चलो, हमने क्या लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पर। तो चलिए आते हैं
सबसे पहले देखो, कहते हैं कि इट इज अ लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर। किसका है? इंजीनियरों की भाषा है, ठीक है। विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच का कम्युनिकेशन का काम करता है। अब मान लो कि जो लैंग्वेज हमको नहीं आता है और हमको उस लैंग्वेज में कोई हमें बताएगा कुछ, तो हम समझ पाएंगे नहीं। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर मैं ये तेलुगु बोलना शुरू कर दूं, तमिल बोलना शुरू कर दूं, मराठी बोलना शुरू कर दूं, समझ में आएगा? गुजराती बोलना शुरू कर दूं, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, है ना। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं और सीखते हैं और एक दूसरे को नेशनली या इंटरनेशनली जो है कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि इट इज अ साइलेंट लैंग्वेज, ठीक है, मीन्स नो वर्बल और वॉइस कम्युनिकेशन, यानी कि हम लोग इसको वर्बल या वॉइस कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। हम लोग कैसे करते हैं देखेंगे। इट इज यूज्ड टू शेयर आइडियाज, ठीक है, थिंकिंग, इनोवेशन एटसेट्रा ऑफ एन इंजीनियर। जो इंजीनियर के जो आइडियाज होते हैं, जो थिंकिंग होते हैं, जो इनोवेशंस होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं इस लैंग्वेज के माध्यम से। और क्या है कि इट यूज टू शेयर और एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, डाटा एंड डिजाइन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, ठीक है। एक फोटो के फॉर्म में, एक ड्राइंग के फॉर्म में हम इसको करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हैं, है ना। अब जैसे मान लो कि भारत सरकार, ठीक है, अभी भारत सरकार क्या कर रही है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम चला रही है। तो उसमें जो हम लोग अपना जो भी बाहर से जो प्रोडक्ट खरीदते थे डिफेंस के सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ हम खरीदेंगे लेकिन हमारे यहाँ आके बनाओ। तो ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा इंजीनियर टेक्नीशियन सब लेकर के आएगा, नहीं ना, वो कुछ इंजीनियर्स लेकर के आएंगे ताकि वो क्या करेगा, हमारे आपके जैसे जो नए नए इंजीनियर्स बन के जाएंगे उनको बताएगा कि हाँ देखिए ये ड्राइंग है, आपको ड्राइंग पढ़ना आता है, इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग बना लीजिए, है ना। वो हमको देगा, डाटा देगा, इंफॉर्मेशन देगा, तब तो हम लोग बना पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी होना चाहिए, समझ गए। यानी कि क्या होगा कि विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, है ना। तो इसीलिए इसके क्या है, रूल्स बनाए गए हैं और रूल्स हम लोग देखेंगे इसी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सीरीज के वीडियो में आगे चल करके, ठीक है। तो तब तक इसको छाप लीजिए। देखिए, अब चूंकि हम लोगों को ड्राइंग बनाना है, ठीक है, तो बनाने से पहले जो हमारा बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपेयर किया है और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि आपको बेसिक क्या क्या खरीद लेना चाहिए, है ना। तो चलिए आते हैं सबसे पहले क्या होता है कि हमारा है ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। एक ऐसा बोर्ड जिस पर हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग शीट को रख करके बनाते हैं। तो सब पूरा, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करूं उससे पहले आप 1 बाय 1 करके इमेजेस देख लो, ठीक है। कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूं। ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग शीट, पेंसिल एंड सैंड पेपर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर्स, स्केल, क्लिनोग्राफ, कंपास, इरेजर, फ्रेंच कर, मिनी ड्राफ्टर, रोलर ड्राफ्टर या रोलिंग स्केल, पिंस, क्लिप और सेलो टेप। चलो अब आ जाओ, देखो इधर सारा इमेजेस देख लिया। अब हम आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक्स इसके बारे में बताते हैं, फिर है इसका डिटेल्ड आपको लिख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राइंग बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड
पहला क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और ड्राइंग बोर्ड्स पर हम लोग क्या करते हैं, अपना ड्राइंग शीट रखते हैं। ये एक तरीके का हमें बेस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे आप टेबल पर कॉपी किताब रख के पढ़ते हो ना, ठीक उसी तरीके से ड्राइंग बोर्ड पर हम लोग क्या रखते हैं, ड्राइंग शीट रखते हैं। ठीक है, आगे होता है ड्राइंग सेट। अच्छा हाँ, ड्राइंग बोर्ड के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे B0, B1, B2, B3। ठीक है, उसी तरीके से ड्राइंग शीट है जिस पर कि हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। तो ड्राइंग जब हम बनाएंगे तो इसके भी प्रकार होते हैं, जैसे A0, A1, A2, A3, A4। ठीक है, फिर आपका पेंसिल एंड सैंड पेपर। तो देखो पेंसिल जिससे हम लोग क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, स्केचेस करेंगे, तो इसके लिए हमको पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट हाथ से ऐसा करके लिख तो नहीं देंगे ड्राइंग शीट पे, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए। और पेंसिल भी क्या होता है, कई वैरायटी के होते हैं, जैसे 9H से लेकर 7B तक होता है ना। क्या होता है, 9H से लेकर 7B तक। तो कुछ हार्ड होता है, कुछ लाइटर होते हैं, कुछ शार्पर होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद है आपका T-स्क्वायर। ठीक है, T-स्क्वायर जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने में काम आता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने में, या सेट स्क्वायर से अगर हम कोई एंगल बना रहे होते हैं तो एंगल्स बनाने समय क्या होता है कि एक बेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिविजन्स करते हैं, डिफरेंट एंगल्स को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, डिफरेंट क्या करते हैं, एंगल्स पे लाइन ड्रॉ करते हैं या एंगल बनाते हैं। प्रोटेक्टर क्या है, आपका एंगल मेजरमेंट्स के लिए है। ठीक है, जैसे आप जनरली मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में देखे होंगे, ठीक है, कि एक हाफ सर्कल का एक प्रोटेक्टर होता है जिससे हम लोग एंगल मेजर करते हैं, जिसमें 0 से लेकर 180 डिग्री तक दिया रहेगा। अब प्रोटेक्टर में कुछ प्रोटेक्टर हाफ प्रोटेक्टर होते हैं, कुछ फुल होते हैं। मतलब कि या तो वो 0 से 180 होगा या फिर क्या होगा 0 से 360। अब आता है आपका लीनियर स्केल। ठीक है, लीनियर स्केल जो आप यूज करते हो जनरली मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में देखे होंगे, तो वो कितना होता है, 0 से 150 mm तक होता है। कुछ स्केल जो होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर के 300 तक होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट साइज के स्केल होते हैं। अब ये कुछ प्लास्टिक के बनते हैं, कुछ वुडन के होते हैं, कुछ स्टील्स के होते हैं। ठीक है, तो मटेरियल्स भी उसका वैरी करता है, तो हम लोग 1 by 1 करके जब देखेंगे तो उसमें लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्लिनोग्राफ। तो क्लिनोग्राफ कुछ नहीं है, जस्ट एक प्रकार का सेट स्क्वायर है जो कि एडजस्टेबल है ना। क्या है, एडजस्टेबल है, जैसा कि आपको दिख रहा है। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि इस क्लिनोग्राफ की मदद से डिफरेंट एंगल्स पर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये एडजस्टेबल होता है। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें सेट स्क्वायर में बेस का जरूरत पड़ता है, बट क्लिनोग्राफ में ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है आपका कंपास तो सब लोग देखा होगा, देख भी रहा है अभी। ठीक है, इससे क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं या किसी लाइंस को कट करते हैं। ठीक है, किसी वैल्यू को हमको मेजर करके उतने फिक्स mm पर हमको कट करना होता है, तो उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद है इरेजर। अब देखो ड्राइंग है, बना रहे हो, कहीं गलती हो गया तो उसको मिटाओगे ना। अच्छा, अब पेंसिल को छीलने के लिए भी क्या चाहिए आपको, शार्पनर चाहिए, तो ये भी ऐड कर लो। ठीक है, इरेजर एंड शार्पनर। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व क्या है कि जैसे हम लोग डिफरेंट कर्व्स पढ़ते हैं, जैसे इलिप्स, साइक्लॉइड। ठीक है, तो इन सब के बारे में, इनवॉल्यूट, तो इन सबको हम लोग कर्व या तो फ्री हैंड से भी मिला सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करते करते इतने आप अभ्यस्त हो चुके हैं, ठीक है, कि आप आसानी से उसके कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, तो ठीक है, नहीं तो आप फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर एक तरीके से कहिए तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, स्केल है और क्या है, प्रोटेक्टर है। ठीक है, जो किसी भी एंगल पर पैरेलल लाइंस खींच सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकता है, वर्टिकल लाइन खींच सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। उसके बाद आता है आपका रोलर ड्राफ्टर। ठीक है,
तो देखो, रोलर ड्राफ्टर भी क्या करता है कि जस्ट लाइक अ मिनी ड्राफ्टर का काम करता है, बट मिनी ड्राफ्टर की जितना एक्यूरेसी रोलर ड्राफ्टर में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमको इसको रोल करना होता है, और जब आप रोल कर रहे होते हैं तो कभी अगर एक साइड ज्यादा फोर्स लग गया तो वो हल्का टिल्टेड होने की संभावना होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग जहां पर हमारे लिए स्पेस काफी है तो उसके लिए हम लोग मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जहां पे छोटे स्पेस होते हैं वहां पर रोलर ड्राफ्टर का इस्तेमाल करते हैं या रोलिंग स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसके बाद है पिंस, क्लिप्स और सेलो टेप्स। अब एक बात बताओ, ड्राइंग बोर्ड में जब आप ड्राइंग शीट को अटैच करोगे तो ऐसे ही ओपन तो नहीं छोड़ दोगे, क्योंकि ओपन छोड़ दोगे कभी हिल गया तो क्या होगा, वो घूम जाएगा सीट, ठीक है, इधर उधर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग फिक्स करने के लिए क्या करते हैं कि या तो पिंस लगा देते हैं ड्राइंग बोर्ड में, या क्या करेंगे, क्लिप लगा देंगे या टेप से चिपका देंगे, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रूमेंट हमको है। अब इसमें जो आपको जरूरत है, ये वाला बोर्ड आपको कॉलेज में मिल जाएगा। जब आप एग्जाम वगैरह देने जाओगे या पढ़ने जाओगे तो वहां पर आपको कॉलेज में अवेलेबल होता है, ठीक है। और इसका एंगल भी एडजस्टेबल होता है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे कितना डिग्री एडजस्टेबल होता है उसके बारे में। उसके बाद है आपका ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट आप ड्राइंग शीट पे अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप एक स्केच बुक ले लीजिए, ठीक है। स्केच बुक पर आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो ड्राइंग, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहते हो कि हम एग्जामिनेशन जैसा प्रैक्टिस करें तो ड्राइंग शीट ले लीजिए। और आपका जो कॉलेज में जो सेशनल जमा होता है उसके लिए आप 8 पीस ले सकते हो, ठीक है, ड्राइंग शीट। उस पर क्या करना होगा कि ड्राइंग बनाने होंगे और कॉलेज में सबमिट करने होंगे। उसके बाद आता है आपका पेंसिल, ठीक है। तो पेंसिल में आप ले लेना 2H ले लेना, 4H ले लेना, HB ले लेना, ठीक है। ये सारे पेंसिल्स आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और एक आध जो है 2B ले लेना। तो ये 4 पेंसिल्स एनफ होता है आपके लिए बेसिकली। इसमें सैंड पेपर्स आप लेना चाहते हो, सैंड पेपर लिखा गया है, यहां थोड़ा करेक्ट कर लो, सैंड पेपर होता है, ठीक है। क्या होता है, सैंड पेपर, ठीक। सैंड पेपर की अब जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्या है कि जो शार्पनर होता है ना उसके साइड में क्या होता है कि लाइंस बने होते हैं। अब उस लाइंस पे आप पेंसिल को घिस करके उसको शार्प कर सकते हो या क्लीन कर सकते हो। क्या होता है कि जब हम शार्पनर में ले जाते हैं, घुमाते हैं, ठीक है, तो उस समय उसके बाद थोड़ा सा क्लीनिंग रिक्वायर्ड पड़ती है हमें कभी कभी, ठीक है। तो हम लोग सैंड पेपर्स या शार्पनर के साइड को इस्तेमाल करते हैं। तो सैंड पेपर अब उतना इंपॉर्टेंस रहा नहीं, ठीक है। अब चूंकि अब बात है T² का, तो इसके लिए आप मिनी ड्राफ्टर आ गया या रोलर ड्राफ्टर आ गया, ठीक है। तो T² का भी जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद आप सेट², अगर आप ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लेते हो तो सेट² ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, उसमें अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है। उसमें आपका प्रोटेक्टर्स भी रहता है। हाँ, स्केल ले लेना। स्केल कैसा लेना, हैंडी स्केल लेना। हैंडी समझते हो, उसको ऊपर में उठा पार्ट रहता है और आसानी से आप उसको पकड़ सकते हो। और मिनिमम 300 mm का लेना, ठीक है, क्योंकि छोटा स्केल में ना काफी कठिनाई होती है, काफी समस्याएं होती हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ करने में। तो बेटर है कि बड़ा स्केल लोगे, ठीक है, तो बड़ा बड़ा लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ड्राइंग शीट क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उसके साइज बिगर साइज होता है, ठीक है। तो बिगर साइज में थोड़ा छोटे स्केल से काम करना मुश्किल होता है। हालांकि उस समय आपके पास मिनी ड्राफ्टर रहेगा तो वो स्केल का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सेटिंग्स खराब ना हो, इसके लिए हम लोग स्केल का इस्तेमाल करते हैं और ड्राफ्टर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्लिनोग्राफ की जरूरत नहीं है। कंपास जरूरी है, ठीक है। और जब आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लोगे तो उसमें आपका एक अवेलेबल्स होगा, ठीक है। एक और लिख लेना इसमें, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ऐड कर लेना। इसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। फिर आपको इरेजर और शार्पनर ये तो लेना ही है, क्योंकि बाय द वे मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो कैसे मिटाओगे, या शार्पनर है तो कैसे उसको शार्प करोगे पेंसिल को, ठीक है। फ्रेंच कर्व देख लो, फ्रेंच कर्व कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि लेना ही है। हाँ, मिनी ड्राफ्टर एक ले लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसमें बेटर होगा कि आप क्लिप ले लें पिंस सेलो टेप में, क्योंकि पिंस कभी कभी कुछ भी ड्राइंग बोर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो उसमें धंस नहीं पाता है। तो उस केस में आप क्लिप ले लो, क्लिप इज द बेटर ऑप्शन। यानी कि आपको क्या क्या ले लेना है, ड्राइंग शीट ले लेना है, पेंसिल ले लेना है,
ठीक है, प्रोटेक्टर ले लेना है, इंस्ट्रूमेंट लोगे तो वो कवर करेगा, एक स्केल ले लेना है बिगर साइज में, ठीक है, और मिनी ड्राफ्टर ले लेना है और क्लिप ले लेना है, ठीक है, इतना काफ़ी है। एक डस्टर तो आप अपना रुमाल इस्तेमाल कर सकते हो डस्टर के रूप में, ठीक है। तो इन सब के बारे में चलिए आते हैं, अब डिटेल से देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ड्राइंग बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो देखो बाबू, अभी जो आपको इमेज दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, एक ड्राइंग बोर्ड है जिसका हम आपको बैक व्यू दिखा रहे हैं। इसमें क्या है आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है स्ट्रिप, बैटन, ठीक है, और क्या दिख रहा है, इबोनी एंड स्क्रूज। तो यहां पर समझ लो सबसे पहले कि जो बैटन है वो क्या करता है कि वो स्ट्रिप को सपोर्ट करता है, और ड्राइंग बोर्ड जो बना हुआ होता है, इसका जो स्ट्रिप आप देख रहे हो, स्ट्रिप और बैटन वगैरह, वो बनते हैं जनरली ओक, पाइन या कैल ट्रीज के जो ट्रीज होते हैं उनके वुड से बनते हैं, ठीक है, वेल सीजनड वुड होते हैं, उनसे बनाया जाता है। और इसका जो थिकनेस होता है वो 18 mm होता है, ठीक। अब इसमें जो बैटन है वो किसके सपोर्ट के लिए है, स्ट्रिप सपोर्ट के लिए है। और एक ड्राइंग में जो क्लास 1 का जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसमें 4 से 6 क्या होते हैं, 4 से 6 स्ट्रिप होते हैं, वुडन स्ट्रिप होता है, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड में देखो इबोनी है यहां पर। इस इबोनी को इसलिए दिया जाता है ताकि जो है टी स्क्वायर, पहले क्या था, मिनी ड्राफ्टर नहीं था, तो पहले के टाइम में हम लोग टी स्क्वायर यूज करते थे, तो उसके बेस को सपोर्ट देने के लिए जिस पर क्या करता था कि टी स्क्वायर का जो स्टॉक है वो मूव करता था इसी इबोनी पर, है ना। तो चलो आते हैं, अब ऑन द बोर्ड आ जाइए और इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, कहता है कि यार रेक्टेंगुलर बोर्ड, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्मूथ बोर्ड कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही स्मूथ होता है, फाइन क्लास का होता है। स्मूथ बोर्ड यूज्ड एज अ बेस, यहां पर स्मूथ लगा लो, ठीक है, यूज्ड एज अ बेस फॉर ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग ऑन पेपर। किसी भी पेपर पर हमको ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग करना होता है, ठीक है, तो ये बेस का काम करता है, इस पर ही हम लोग ड्राइंग शीट को हम अटैच करते हैं, ठीक है। इट इज मेड ऑफ 4 to 6 स्ट्रिप ऑफ वुड या वुडन स्ट्रिप, और वो वुड किसका रहेगा, ओक का रहेगा, कैल, पाइन या फर, ठीक है, और जिसका थिकनेस कितना होना चाहिए, 18 mm होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ड्राइंग बोर्ड का थिकनेस कितना होता है तो क्या जवाब दोगे, 18 mm, कितना, 18 mm, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि द वुडन स्ट्रिप आर सपोर्टेड बाय 2 बैटन्स। अभी मैंने आपको बताया और फोटो भी दिखाया कि 2 बैटन किस लिए दिया जाता है, ताकि वो सपोर्ट करे, और उसमें जो अटैचमेंट होती है वो किसके थ्रू होता है, स्क्रू के थ्रू। अब ये या तो आइदर स्क्रू रहेगा या वुडन नेल्स रहेगा, ठीक है, यानी कि सपोर्टेड बाय मींस ऑफ स्क्रूज एंड वुडन नेल्स, ठीक है। लकड़ी का कील होता है, लकड़ी का कांटी होता है, उसको लगाया जाता है उसमें, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड एज ऑफ द बोर्ड, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने फिगर में दिखाया, ठीक है, कि लेफ्ट साइड में जो होता है स्ट्रेट इबोनी होता है, क्या होता है, इबोनी, और उस इबोनी पर ही क्या होता है कि हमारा टी स्क्वायर का जो है वो स्टॉक मूव करता है ना। तो ये है हमारा ड्राइंग बोर्ड। अब हम इसके साइज के बारे में देखेंगे, तो इसको छाप लीजिए बाबू, इसके ड्राइंग बोर्ड के साइज के बारे में, ठीक है। तो देखो इसका जो डेजिग्नेशन हम लोग करते हैं एज पर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम लोग B0, B1, B2 और B3 से करते हैं। हालांकि कुछ बुक्स ऐसे भी हैं जिसमें D0, D1, D2, D3 लिखा हुआ है, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में आएगा तो कोई एक ही नोटेशन रहेगा, या तो B0, B1, B2 और B3 रहेगा, आइदर वो D0, D1, D2 एंड D3 रहेगा। तो चलिए आते हैं और इसके बारे में देखते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा आता है V0, ठीक है। V0 का साइज क्या है, 1500 इंटू 1000, ठीक है, 1500 इंटू 1000 इंटू 25। तो ये है हमारा लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस,
समझ गया? अभी जो 18 mm मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, दैट इज जनरल, इन जनरल, ठीक है। बट फॉर दिस, इनके क्लासिफिकेशंस के लिए V0 और V1 का थिकनेस क्या होगा, 25 mm होगा, और V2 और V3 का थिकनेस क्या होगा, 15 mm होगा, ठीक है। अगर थिकनेस मेंशन करके पूछता है तो आपको ये टिक आउट करना है, ठीक है। और इन जनरल पूछता है और पूछता है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तब वो, ठीक है। तो चलो अब देखो V1 में आते हैं तो 1700 इंटू 25, फिर V2 में 700 इंटू 500, V3 में 500 इंटू 350। अब देखो इसको याद करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका मैं बताता हूं। इसको छोड़ दो, सबसे पहले इसको छोड़ दो, भूल जाओ, बस सिर्फ याद रखना कि हाँ V2 V3 में 15 mm था थिकनेस, और V0 और V1 में था 25 mm। कोई एक याद कर लो, जिसे मान लो कि हमको याद है सिर्फ ये कि जो बिगर साइज का जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो होता है 1500 इंटू 1000। अब इसमें जो छोटा वाला पार्ट है उसको वैसे ही रहने दो, छोटा ही रहने दो, तो इसको जस्ट सिंपल कॉपी कर लिए यहां पे, ठीक है, और इसका ऑलमोस्ट हाफ यहां रख दिए, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट वही रहेगा, हाफ के अप्रॉक्सीमेटली में होगा। इसका हाफ करोगे तो 750 होगा, यहां हमने क्या कर दिया, 700 कर दिया, ठीक। अब देखो इन दोनों में छोटा कौन हो गया, ये वाला हो गया, तो इसको फिर से यहां लिख दो, है ना। अब बड़ा कौन था ये, इसका हाफ करोगे तो कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। फिर देखो, फिर इसको क्या करो, यहां ध्यान से देखो, अब इसमें बड़ा ये है तो इसको हाफ कर देना है, और छोटा ये है तो इसको जस्ट सिमिलर लिख देना है, जो है बस उसी को कॉपी करके लिख देना। अब इसमें ऑब्जेक्टिव या तो डायरेक्ट आपको साइज पूछ लेगा, थिकनेस पूछ लेगा, एरिया पूछ लेगा, ठीक है, या पूछता है कि दो सक्सेसिव ड्राइंग बोर्ड का एरिया का रेशियो क्या होगा। अगर उसने पूछ लिया कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की ओर जा रहे हैं, एरिया का इंक्रीजिंग ऑर्डर की ओर जा रहे हैं, तो साइज का रेशियो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, ये सिंगल टाइम्स है ना। देखो यहां हाफ हो रहा है ऑलमोस्ट, है ना, तो वैसे में आंसर क्या देना है, 1:2। जनरल ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसने स्पेसिफाइड कर दिया कि एरिया ऑफ B0 टू द B1, तो यहां पर एरिया ऑफ B0 आपको मालूम है, लिख देना, B1 यहां मालूम है। अगर उसने ऐसे लिखा B1/B0 तो फिर वही करना है, समझ गए, तो रेशियो आप आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन इन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन जनरल पूछे जाते हैं, और उसका आंसर क्या होता है, 1:2 होता है। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं, बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारा रिमेनिंग रह गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।